दो जजेस के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तीफ़े आए और फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी एक जज ने इस्तीफ़ा दिया। उस पर तो हुकूमत ने कहा कि ये जज सियासी हो चुके थे या उनके अज़ाइम ऐसे थे, उनके फ़ैसले ऐसे थे। अब 4 मज़ीद जजेस हैं जो पिटिशन करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हुकूमत के लिए क्या मसाइल बढ़ते नहीं जाएंगे? जो 27वीं तरमीम के ज़रिए से तब्दीली की गई हैं उसके ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल आ रहा है अदलिया के अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका इस्तकाक है, उनका हक है और बिल्कुल वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहाँ तक इसको हुकूमत से मंसूब करना है किसी भी हवाले से, मैं समझता हूँ वो सरासर गलत है और एक गलत तासुर कायम किया जा रहा है। जो जजेस जिन्होंने पिटिशन, गालबन मेरे ख्याल से आप उस तरफ आपका इशारा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत उन्होंने कोई पिटिशन दायर करने की कोशिश की है, वो पिटिशन सरासर जो है वो गलत फोरम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स थे वो फुली अडॉप्ट हो चुके हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है और अब जो भी फाइलिंग होनी है 184(3) के हवाले से तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही होगी। और ये बखूबी वो जज साहिबान या जो भी साइल हैं जिन्होंने दायर की है वो बखूबी जानते भी हैं और उनको पता भी है कि जब रूल्स अडॉप्ट हो जाएं, जब आईनी अदालत का क़याम हो गया तो आईनी नौयत के तमाम तर केसेस और तमाम तर मामला जो हैं आईनी अदालत ही सुनने की मजाज होगी। तो फिर भी मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई कि क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया। मे बी ऑप्टिक्स की वजह से कि शायद वहाँ पे जानते बूझते हुए कि वहाँ पे ये एंटरटेन नहीं होगी और वहाँ पे ये फ़ाइल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो फाइल हुई और उस पर एतराज़ लगा। और यही एतराज़, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि आईनी अदालत ही उसके सुनने की मजाज है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, तो फ़ाइल तो वहीं पर होनी चाहिए थी। अकील मलिक साहब, हुकूमत ये समझती थी कि आईनी अदालत की ज़रूरत है, लेकिन जजेस की ट्रांसफ़र और तैनाती के तरीक़ेकार के कवानीन में तब्दीली करके आपको नहीं लगता कि जजेस की आज़ादी को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया? और अगर आज से 3 बरस पहले जो हालात पैदा हुए थे पाकिस्तान में, जिसमें उस वक्त की हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक नहीं बेशतर ऐसे इकदाम किए थे जिनको कोई और दुरुस्त करने के अख्तियार और ताकत नहीं रखता था, और वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने ही दुरुस्त किए, उन गलत इकदाम को रिवर्स किया। अब अगर आज नहीं तो कल ऐसे ही कोई हालात पैदा होते हैं तो अब इन कवानीन के नतीजे में पैदा होने वाले असरात की वजह से तो कोई अदालत, कोई जजेस उन गैर कानूनी इकदाम को वापस करने की कोशिश नहीं कर सकेंगे चूँकि उनकी आज़ादी महदूद नहीं हो गई क्या? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जजेस की आज़ादी या उनकी इंडिपेंडेंस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ है या किसी किस्म की कोई ऐसी बात है। यहाँ पे आप ये देखें कि जो इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास था, इस चीज़ को तो कम से कम अप्रिशिएट होना चाहिए कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र करने के सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात थे, वो हमने इख्तियारात JCP या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने इख्तियारात सौंपे हैं, ताकि वही उनके ब्रदर जजेस जो एलिवेशन करते हैं जजेस की, जो मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं उनके खिलाफ 209 के तहत, तो वही मजाज हो इस काम के भी, उनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से। और वैसे भी अगर देखें तो कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि इसको जिस किस्म का तासुर कायम किया जा रहा है इस हवाले से कि शायद एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच बहुत ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच तो अब रही ही नहीं इस तमाम तर मामले पे। 13 लोग हैं उस JCP में, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट से वो ट्रांसफ़र होके जाएंगे या जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा उस JCP का मेंबर, और उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट वो जा रहे होंगे तो उसका भी चीफ जस्टिस होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन 15 लोगों की 13+2 की जो टोटल नंबर 15 बनता है, इनकी विजडम को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते या क्वेश्चन नहीं कर सकते। गो के उसमें 4 के 5 वोट अगर आप हुकूमत के खाते में डालना चाहें, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एक MNA, एक सेनेटर, तो या एक सिविल सोसाइटी से, क्योंकि कहा जाता है कि क्योंकि वो स्पीकर नेशनल असेंबली का नॉमिनी होगा, तो इससे ज़्यादा तो वोट्स नहीं हैं हुकूमत के पास। तो ज़्यादा जो पल्ला भारी है वो तो जज साहिबान वहाँ पे बैठे हैं, वो कम से कम इतनी तादाद में हैं, उनकी विजडम को तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये चैलेंज नहीं किया जा सकता पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से या जजेस की ट्रांसफ़र के मामले के हवाले से। लेकिन ये सब तो होगा अखिल साहब, उस जज की मर्जी शामिल नहीं होगी बस। मेरे ख्याल से उनको एक राइट ऑफ हेयरिंग ज़रूर दिया गया है, और जो आप जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं कि उनकी मर्जी, मेरे ख्याल से एक हेयरिंग उनको बिल्कुल मिलेगी ताकि दे शुड नॉट बी अनहर्ड। उनको सुनना चाहिए, उनकी वजह अगर कोई ऐसी मौजूद है
تو یہ سیف گارڈ بلڈ ہم نے بالکل ضرور کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت, اور اس کے اندر یہ چیز ضرور ڈالی گئی ہے کہ جو جج ٹرانسفر جس کو کیا جائے گا تو اس کو کم از کم ایک اس کی سنوائی ہونا ضروری ہے, اور اگر ایسی کوئی ویلڈ ریزنز ہیں یا ریزننگ ہے تو اس کو جے سی پی ضرور کنسیڈر کرے گی, اور اگر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر تمام تر معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اس کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں 209 کے تحت وہ انیشیٹ کی جا سکتی ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ تبدیلی اسی لیے کی کہ اپنی مرضی سے کسی بھی جج کو کہیں پر بھی ٹرانسفر کر سکے. اب اگر وہ جج خاتون جج یا مرد جج وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کی قسمت کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی سیاستدان تو نہیں بیٹھے ہوتے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر تو جو تعداد ہے وہ جج صاحبان کی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر کمپوزیشن جو ان کمیٹیز کی ہے جے سی پی کے حوالے سے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے. تو اس میں ایگزیکٹو کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایگزیکٹو کا عمل دخل اگر ہوتا تو پھر اس کو اسی طرح آرٹیکل 200 کے تحت ہی ابہام چھوڑا جاتا اور اسی طرح رکھا جاتا کہ whether the transfer is permanent or temporary یا سینیورٹی پہ وہ اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا, اور وہ جتنا بھی پروگیٹو ہوتا تو وہ صدر پاکستان کے پاس ہی ہوتا. تو اس چیز کو دیکھیں کم از کم اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ تمام تر جو پروگیٹو تھا وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کو سونپ دیا ہے, اور وہ انہی کا ہی کام ہے. وہ اس تمام تر معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں ان ٹرمز آف ٹرانسفر اور ان ٹرمز آف انیشیٹنگ پروسیڈنگز. عقیل صاحب 28ویں آئینی ترمیم میں حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کی تیاری کے لیے اب تک کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پر ایسے معاملات جس سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت نے سمجھوتا کیا 27ویں آئینی ترمیم کے عمل کے دوران ان معاملات پر جن کو اب 28ویں آئینی ترمیم میں لایا جائے گا, لیکن جن کی وجہ سے سمجھوتا کیا ان کے بغیر 28ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا, اور کیا سب سے بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے حکومت مزید 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے؟ دیکھیں ایک تو اتحادیوں کی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, اور آف کورس کسی ایک پارٹی کے پاس اتنی تعداد میں 2/3 اکثریت کے نمبر موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے تئیں از خود اپنے ممبران کے ساتھ ہی صرف وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو آگے لا سکے. ایک پولیٹیکل کنسنسس اور ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آن ایشوز آف پبلک انٹرسٹ, آن پبلک جو بینیفٹ کی چیزیں ہیں, بالخصوص جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا اور بارہ دفعہ میں نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا کہ کم از کم ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے, چاہے وہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ہو, لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے ہو, این ایف سی کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, پاپولیشن یا دیگر جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. کم از کم ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے, ایک بات چیت جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کیا جائے, پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے, اس کے بعد ہی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. اس میں جتنا بھی وقت درکار ہوگا ہماری کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر اصلاحات کی جائیں, اور جدھر ضرورت محسوس ہوئی کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے اور کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے تو تب پھر آئینی ترمیم لے آئیں گے. لیکن فی الوقت کوئی ٹائم لائن یا کوئی ایسی چیز اس حوالے سے بالخصوص کہ اس کے کانٹورز کیا ہوں گے, براڈ کانٹورز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ تمام تر چیزیں جو پبلک انٹرسٹ کی ہیں یہ ڈسکس ہو سکتی ہیں, اور یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے عوام کے مفاد کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں, چاہے وہ اسٹرینتھننگ آف لوکل گورنمنٹ ہو یا لوکل گورننس کے جو اسٹرکچرز ہیں اس حوالے سے, یا صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ وفاق کو بھی مضبوط کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات اور کیا بیلنسنگ ایکٹ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کانورسیشن آپ جو فرما رہے ہیں کہ کانورسیشن شروع ہوئی ہے, اس کانورسیشن میں وہ سب چیزیں شامل ہیں یا وہ موضوع بھی شامل ہے جس پر آپ کی جماعت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی کبھی بھی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بھی تاثر بہت غلط دیا جاتا ہے کہ شاید حکومت کوئی 18ویں ترمیم کا رول بیک چاہتی ہے. کوئی قطعاً اس قسم کی بات نہیں ہے, نہ کوئی 18ویں ترمیم کا رول بیک چاہتا ہے. ہاں کانورسیشنز دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم چیزوں کو آپ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ایک بیلنسنگ ایکٹ اس حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کی مضبوطی جو ہے وہ بالکل ہمیں مقدم ہے اور ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وفاق کو بھی مضبوط کرنا ہے اور وفاق کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے.
जहां तक आपने बात की हमारे इत्तेहादियों की, तो ये एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, विलिंगनेस बिल्कुल शो की गई है इस तमाम तर हवाले से। मुख्तलिफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लें, तो उस पर उन्होंने कहा है कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, जो सर्कमस्टांसेस होंगे, वो उनके सामने रखी जाएं, दोनों साइड्स बैठें, तमाम सियासी जमातें बैठें और वो उसको देखें, और फिर एक डिस्कोर्स जो है, डिस्कशन जो है, उसका आगाज हो, ताकि उसको एक वाज़ेह तौर पे देखा जाए कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। तो अकील साहब, 28वीं आईनी तरमीम के लिए जो काम हो रहा है उसमें नए सूबों से मुतालिक भी क्या कोशिशें जारी हैं? चूँकि आपकी एक इत्तेहादी जमात MQM की तरफ से इससे मुतालिक तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कराची से। देखिए, इत्तेहादियों की अपनी भी प्रेफरेंसेस हैं। मैं समझता हूँ ओवरऑल जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, या ओवरऑल जो एक आपको मजीद फाल करना है अपने सूबों में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को, और बेहतर जो मैनेजमेंट है चीज़ों की, उस हवाले से जिस तरह आगे बढ़ना है, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। एंड लाइक आई सेड, कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों की हुकूमत है। जब तक इत्तेहादी राजी नहीं होंगे, और इसमें तमाम तर इत्तेहादी हैं, ना सिर्फ कोई बड़ा इत्तेहादी बल्कि छोटे से छोटा इत्तेहादी भी उतनी ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये नंबर्स गेम पे है। और 2/3 अक्सरियत तमाम इत्तेहादी जमातें जिन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में हमारा साथ दिया, उनकी सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन है। इत्तेहादियों का तो हम इत्तेहादियों से ज़रूर पूछ लेंगे। अकील साहब, आपकी हुकूमत का आपसे पूछ लेते हैं। हुकूमत चाहती है कि नए सूबे बने? देखें, अब इस पे तो मैं आपको कोई क्लैरिटी के साथ यस या नो में आंसर नहीं दे सकता। आई कैन लाइक ऐसे आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, मजीद जो गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से मजीद बेहतर करने के लिए जो भी बेहतर इक़दाम उठाने पड़े, हुकूमत बिल्कुल उनको उठाएगी। 13 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर MQM का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरफ से जो मुतालबा है बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक, उस पर कहा कि ज़रूर पेशरफ्त करेंगे और काम करेंगे। जिस वक्त वो ये कह रहे थे, उसी दौरान भी और अब भी जिस सूबा पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत है, वहाँ कौन सा बल्दियाती निज़ाम इस वक्त नाफिज है? वहाँ कौन से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं? कौन है लाहौर का मेयर, कौन है लाहौर के काउंसलर्स? वहाँ पर तो अमल दरामद कर नहीं रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल ये बात की, और मैं क्योंकि कमेटीज़ का भी मेंबर था, जो जॉइंट कमेटी थी हमारी सेनेट की और नेशनल असम्बली की, इस तमाम तर मामले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, उस पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमने उस वक्त भी उनका साथ दिया। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ किया, और उनकी सपोर्ट जो हमारे साथ थी, बिल्कुल हमने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। और इस हवाले से आई थिंक इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, जो बल्दियाती निज़ाम और बिलखुसूस जो तरसील है हमारी, जो एक स्ट्रेंथन करना है पूरे इस लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, उसके लिए इख्तियारात की तरसील जो है वो नेशनल लेवल तक जाना ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हमारी ये कोशिश होगी कि कंसेंसस डेवलप किया जाए। और जहाँ तक आपने हमारी अपनी जमात की बात की, बिल्कुल एक मसवदा तैयार है, एक कानून तैयार है। उस हवाले से जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर मामलात है, कानून साजी की वजह से और बैक एंड फोर्थ, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स इस तरह के थे कि वो दोबारा जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी इनिशिएट करना पड़ा। तो अब जो भी है वो जल्द हो जाएंगे। और हमने 2015 में भी बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे, और आपको याद होगा, आफ्टर हिस्ट्री ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी, तो अब भी 28वीं आनी तरमीम है जिसके लिए आप कह रहे हैं, आप और आपकी टीम काम कर रही है, उसकी कोई डेडलाइन है कि उससे पहले उसको पार्लियामेंट में लाना है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये कह सकता हूं कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। तरमीम पे तो बाकायदा तब काम शुरू होता है जब आपको किसी ना किसी तरफ से नॉड मिलता है, इत्तेहादी राजी होते हैं कि ये कॉन्टोर्स हैं, तो इस पे हम जो है आपके साथ हमारा जहन जो है आपके साथ मिलता है, या इस चीज़ पे हम आपको वोट दे सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पे भी आपने देखा कि कई चीज़ें हुकूमत की तरफ से सजेस्ट की गई, लेकिन उसमें आखिरकार 3 से 4 चीज़ें थीं जो उसमें से निकली, और बाकी जो 3-4 चीज़ें थीं वो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकी। इसी हवाले से कोई डेडलाइन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो अवाम के मफाद के हवाले से जो तरमीम में चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसमें इंक्लूड हों, और उनको जल्द अज जल्द कर लिया जाए। तो बजट से पहले ही लाना चाहती है हुकूमत 28वीं आनी तरमीम?
دیکھیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کا لنک ٹو سرٹن ایکسٹینٹ تو ضرور ہے، جو میں نے ابھی آپ کو اس کے کانٹورز بیان کیے. کوشش ہوگی جب تک، اگین میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ کا کنسنسس نہیں بن سکتا، جب تک ایک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی آئینی ترمیم یا کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم لانا وہ پاسبل نہیں ہوگا. اور ایک ایک ووٹ میٹر کرتا ہے، اور ہمارے اتحادیوں کے ووٹوں کے بغیر ہم کوئی آئینی ترمیم نہیں لے کے آ سکتے.